स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये तो हम लोग का कल हो चुका था, परपेचुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर। ये हमारा डेफिनेशन भी हो गया था कल का। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी का घूंघट उठाना। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? कंपनी का घूंघट उठाना, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसे कंपनी का पर्दा उठाना भी ऐसा कहते हैं, कंपनी से पर्दा उठाना ये भी कहा जाता है इसका। तो अब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, इसका मतलब क्या हो जाता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है, तो हम दोनों के हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ओके। अब देखो, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या हो जाता है? जब भी कोई कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है या कोई भी डील करती है, कंपनी कोई भी डील करती है, तो वो कंपनी के बिहाफ पे किया जाता है। ये नहीं होता है कि कोई डायरेक्टर ने ये डील की है, किसी मेंबर ने ये डील की है, नहीं। कोई डील अगर होती है, जैसे जियो इंडस्ट्रीज है आपकी, जियो कंपनी लिमिटेड, तो उसने फेसबुक के साथ डील करके रखी हुआ है, उसने स्नैपड्रैगन जो चिप बनाने वाली कंपनी उसके साथ है, गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, है ना, तमाम कंपनियों के साथ डील किया है। तो मुकेश अंबानी ने नहीं डील किया है, ये जियो कंपनी ने डील किया है ना। तो कोई भी अगर डिसीजन होता है तो वो कंपनी के बिहाफ पे होता है, और कोई किसी भी कोर्ट को ये पावर नहीं होती है कि वो ये चेक कर सके कि लिए गए डिसीजन के पीछे कौन इन्वॉल्व है या किसने डिसीजन लिया है। एक कोर्ट ये चीज नहीं चेक कर सकता है कि हु इज बिहाइंड द एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, एक कोर्ट को ये परमिशन नहीं होती है, मगर कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें जो एक कोर्ट होता है वो कंपनी के लिए गए डिसीजन या कोई भी अगर काम हुआ होता है तो उसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द एनी पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तब कोर्ट ये जो पता कर सकता है कि कौन है उस एक्ट के पीछे, तो इसी को कहा जाता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। आई बात समझ बेटा? यस सर। ठीक है, इसी को कहा जाता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। और कोई कोर्ट ये क्यों पता करेगी कि भाई किसी लिए गए डिसीजन के पीछे कौन इन्वॉल्व है, कौन, कितने लोग इन्वॉल्व है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तब होता है जब कंपनी का कुछ रिवेन्यू का नुकसान होने का मैटर आए, यानी कि कोई फ्रॉड होने का केस आए। ठीक है, और फिर अगर किसी तरीके का फ्रॉड करने का केस आए, तब ऐसी सिचुएशंस में हो जाता है। ठीक है ना, इन सिचुएशंस में हम जान पाते, तब कोर्ट ये डिसीजन लेता है। आओ, अभी तो ये सामने है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, अब ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं बता देता हूँ कि कितना आपको लिखना है, और बेटा लिखने का काम करो, ठीक है ना, पेन चलाओ तभी वो दिमाग में आता है। ठीक है, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ कि आपको कहाँ से लिखना है। सब ऊपर का फर्जीवाड़ा है, आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, and the court will lift the corporate veil where it is essential for the social secure justice। ठीक है, सर हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग लिखना है बेटा, कंपनी का घूंघट उठाना, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। मैं फिर से आपको सर दिखा जहाँ देता से हूँ। ब्रैकेट में लगाया वहीं से मतलब उतना लिखना है ना? हाँ रुको, मैं जरा एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपका टॉपिक क्या है। देखो बेटा, एकदम ऊपर लिखा हुआ है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी का समामेलन का पर्दा, केवल कंपनी का पर्दा उठाना। ठीक है ना बेटा, ये समामेलन का पर्दा ये सब नहीं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, लिख लीजिए। और फिर उसके बाद अब आपका जो इसके पीछे जो थ्योरी आपको लिखनी है वो ये है।
When a company has been formed and registered under the particular act, all dealing with the company will be in the same name of the company and person behind the company will be disregarded. Disregarded का मतलब क्या होता है, यानी उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है कि जो डिसीजन लिया है वो किसने लिया है, किस पर्टिकुलर पर्सन ने लिया गया है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है डिसरिगार्डेड, उपेक्षा करना, तवज्जो ना देना, इंपॉर्टेंस ना देना, ठीक है ना। हाउएवर इंपॉर्टेंट, हाउएवर कितने भी वो इंपॉर्टेंट हो, दे मे बी, द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल वेयर इट इज एसेंशियल टू सिक्योर द जस्टिस। और कोर्ट तभी ये देखता है कि लिए गए डिसीजन के पीछे कौन है, जब सोशल जस्टिस, समाज की हितों की रक्षा की बात आता है, या जब भी कंपनी के बेनिफिट, रेवेन्यू के नुकसान होने से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तब ये होता है, ठीक है ना। हिंदी में आप लिखेंगे बेटा, यहाँ बता देता हूँ कहाँ तक। हाँ, इस सिद्धांत, ये लो सचिन तिवारी अभी जगे हैं। सचिन कनेक्ट हुआ कि नहीं? हाँ सचिन कनेक्ट हो गया बेटा, आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ बेटा, टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है। टॉपिक का नाम है कंपनी का घूंघट उठाना, यानी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, ठीक। और कंपनी के घूंघट उठाने से मतलब ये होता है कि कंपनी अगर कोई डिसीजन ले रही है तो कोर्ट को ये पावर नहीं होती है कि लिया गया डिसीजन किसने लिया है। कंपनी में कोई भी अगर डिसीजन लिया गया है तो वो किस पर्टिकुलर बंदे ने लिया है या किसकी वजह से लिया गया है, कोर्ट को ये पावर नहीं होता है कि इस चीज को चेक कर सके। मगर अगर कभी भी सोशल जस्टिस यानी लोगों की हितों की अवहेलना हो रही हो, यानी धोखेबाजी होने की सिचुएशन हो रही हो, फ्रॉड होने की सिचुएशन हो रही, ऐसे सिचुएशन में अब कंपनी देख सकती है कि लिया गया डिसीजन किसने लिया है, ठीक है ना। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, ठीक है। इसी को कहा जाता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी का घूंघट उठाना। बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा, इस तर्ड से अब जा तुम स्क्रीनशॉट मार लो इसका। और बेटा यकीन मानिए स्क्रीनशॉट चीजें फिर नहीं हो पाती हैं, छूट उठ जाएगा, फिर बेवजह का आपका नुकसान हो जाएगा, फिर टॉपिक कंप्लीट नहीं रहेगा आपकी कॉपी पे। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, तो मैं अब आगे चल रहा हूँ। अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो नहीं बोल देगा। मोहम्मद फजील अब इतनी देर में आया, क्या आओ। अब यहां से चल रहा हूँ भाई, तब मैं हटा रहा हूँ अब इसको। अब आते हैं हम कि अब ये सिचुएशंस क्या होंगी। अब ये सिचुएशन क्या होगी जब एक कोर्ट कंपनी के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है कि भाई कंपनी में लिया गया डिसीजन या एक्शन किसकी वजह से हुआ है। अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। आपके दो मेन कैटेगरी, पहले तुरंत पेन मत चलाने लगिएगा। सबसे पहले कैटेगरी आपकी आती है किन सिचुएशंस में ये हो सकता है, तो सबसे पहला आता है ऐसी सिचुएशन जो कि पहले से जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट ने पहले से डिसीजन लेके रखे हुए हैं, कोर्ट ने बता रखा है
कि अगर ऐसा ऐसा होगा, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है कि ऐसी चीजें होंगी तो फिर कोर्ट किसी कंपनी के मैटर में इन्वॉल्व हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? केसेस फॉलिंग अंडर जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक फैसलों के अंतर्गत आने वाले मामले, ठीक है ना, जो कि जजों ने पहले से बता रखा है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है बेटा, केसेस फॉलिंग अंडर द एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी, यानी कंपनी एक्ट में जो चीजें पहले से ही बता दी गई। ये क्या हो गया आपका? जजमेंट के थ्रू जो जज होते हैं, उन लोगों ने जो जजमेंट करके रखे हैं, उनके बेसिस पे हम कब कोर्ट कंपनी के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकता है ये। और कानून में पहले से जो चीजें लिखी हुई हैं, केसेस फॉलिंग अंडर द एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी, इन दो कैटेगरी में हमको देखना है कि कोर्ट कंपनी के मैटर्स में कब कब इन्वॉल्व हो सकता है। अब सबसे पहले वाले पे आते हैं, ठीक है ना। पूरा जो सिचुएशन है वो आपको जो ड्रॉ करना रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। अब एक एक करके इसे देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब सबसे पहले चीजें आती हैं, जो ये एक केस है कि पहले के टाइम पे जो कोर्ट ने डिसीजंस लेके रखे हैं कि हम कब कब एक कोर्ट कंपनी के मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिचुएशन आती है वो प्रोटेक्शन ऑफ द रिवेन्यू, राजस्व का संरक्षण। अगर कोई भी कोर्ट के पास जाके ये शिकायत करता है, ये कंप्लेन करता है कि एक कंपनी में इरेगुलरिटी चल रहा है, कंपनी किसी एक डील की वजह से अपने रिवेन्यू का नुकसान कर सकती है, उसके लाभ को नुकसान हो सकता है, तब ऐसे सिचुएशन में अब कंपनी के कोर्ट क्या कर सकती है? कंपनी के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है। तो भाई कोर्ट को क्या पड़ी है कि कंपनी का नुकसान हो रहा है तो होने दो, क्या दिक्कत है? बताओ भाई, कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी के लोग ही तो डिसाइड करके बता रहे हैं, तो फिर कोर्ट को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? क्योंकि कंपनी में कितने लाख शेयर होल्डर्स होते हैं और सभी शेयर होल्डर, अगर कंपनी को कोई भी नुकसान होगा तो सारे शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि मे बी डायरेक्टर्स मिल के कोई डिसीजन ले लिए और जो मेंबर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं उनको बताया ही नहीं है। ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं। जैसे अभी आपको कल ही मैंने बताया था वो DHFL का मैटर, DHFL यस सर। वाला मैटर। शेयर होल्डर्स ही असल मालिक होते हैं, मगर शेयर होल्डर्स को तो कुछ पता ही नहीं था कि 2003 से 2019 तक क्या चल रहा है। और वही अगर बीच में कोई भी एक बंदा कोर्ट में ये कंप्लेन कर देता कि कंपनी में गड़बड़ चल रहा है, तो कोर्ट तुरंत कंपनी के मैटर्स में क्या करती? इन्वॉल्व होती और देखती कि आखिर क्या हो रहा है। तो अब वहां पे कोर्ट को पावर हो जाता। तो प्रोटेक्शन ऑफ द रिवेन्यू के लिए कोर्ट इन्वॉल्व हो सकती है। दूसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। वही अगर किसी तरीके के धोखेबाजी की सिचुएशन लग रही है, सत्यम घोटाला बेटा, ये आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। आईटी इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा घोटाला था, सत्यम। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको और अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। सत्यम में क्या हुआ था बेटा? सत्यम में क्या था कि बैलेंस शीट होती है बेटा, बैलेंस शीट है किसी भी कंपनी का। एक कंपनी में आप कब इन्वेस्ट करोगे ये बताओ? किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कब करोगे? जब ये आप पाओगे कि जो लायबिलिटीज हैं वो असेट्स के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का असेट्स के बराबर होने का मतलब क्या होता है? कोई बता दे, बताओ भाई। लायबिलिटीज का असेट्स के बराबर होने से क्या मतलब निकलता है? बोलो, कोई बोलो। नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, और कोई? और वैसे ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस का नहीं निकलेगा, कुछ और सोचो। और कोई बात नहीं, बोला तो डेप्ट अच्छा इक्वल टू किए। इक्विटी। डेप्ट, अरे मेरे लाल तो को पीटेंगे। डेप्ट इक्वल टू इक्विटी का मतलब
और डेप्ट और इक्विटी कहाँ से आ गई? इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब मतलब होता है शेयर्स। फाइनेंशियल इक्विटी पोजीशन। का मतलब होता है इक्विटी कैपिटल यानी इक्विटी शेयर्स। और डेप्ट का मतलब होता है लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल डिबेंचर्स, पेबल। हाँ। तो अब ये कहाँ से आ गई? सर फिर सर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। तो वही पूछ रहा हूँ कि लायबिलिटी अगर एसेट्स के बराबर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब कंपनी के ऊपर कोई बोझ नहीं है हाँ, कंपनी लायबिलिटी के की। ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये बताओ, तो तुम सोसाइटी में तभी अच्छे माने जाओगे, लोग तभी तुमको पैसा देंगे जब उनको पता होगा कि तुम वो पैसा लौटा सकते हो। लायबिलिटी इंडिकेट करता है कि लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर लायबिलिटी असेट्स के बराबर है, इसका मतलब जितना भी लोन अगर कंपनी के पास जा रहा है, तो कंपनी अपने सारे असेट्स बेच के वो सारे लोन को पे कर सकती है। तब जाके लोगों का कॉन्फिडेंस आता है कंपनी में और लोग पैसा लगाते हैं कि हमारा पैसा अगर कुछ भी हुआ तो इतने एसेट्स हैं कि लायबिलिटीज को पे किया जा सकता है बेच के। ये बैलेंस शीट का मतलब निकल के आता है ना? अब देखो सत्यम घोटाले में हुआ क्या। सत्यम वाले घोटाले में ये हुआ कि इन्होंने विंडो ड्रेसिंग की। बैलेंस जो असेट्स की क्वालिटी थी वो कम होती जा रही थी, असेट्स खराब होते जा रहे थे, उनसे उतना पैसा नहीं था, मगर जबरदस्ती उनको अधिक दिखाया जा रहा था, असेट्स ज्यादा हैं, तो लायबिलिटी उस हिसाब से अधिक बढ़ाते जा रहे थे, मतलब एक्चुअल में असेट्स उस वैसे थे ही नहीं। ठीक है ना? और फिर बाद में जाके वही घोटाला पकड़ में आया, फिर कंपनी तो बर्बाद। अब कंपनी को बेच भी दोगे तो ज्यादा असेट्स तो मिलेंगे नहीं, असेट्स की वैल्यू ही नहीं है। फिर जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से घोटाले होते हैं भाई। अब तुम कहोगे भाई ये कॉमन इन्वेस्टर को कैसे पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। ये अब आपका है कि भाई बाहर आ जाए न्यूज तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आदमी फंस गया। ठीक है। तो अगर ये किसी को भनक लग गई कि भाई सत्यम ये दिक्कतें चल रही थी, किसी ने जाके कोर्ट में तुरंत केस किया होता तो कोर्ट तुरंत उस मैटर में देखती। ठीक है ना? तो फिर प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड द इम्प्रॉपर कंडक्ट को रोकने के लिए। फिर तीसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। भाई चाइनीज कंपनी है कोई और वो हमारे देश के लिए, जैसे पबजी वाला मैटर। ठीक है, अब पबजी क्या था तुम्हारा? पबजी था तुम्हारा चाइनीज कंपनी। फिर मैटर क्या उठा कि भाई वो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको चुराने का वाला काम कर रही है। बस डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी धोखेबाज लगेगी, है ना, दुश्मन देश की लगेगी, तो भाई तब भी कोर्ट उनमें चेक कर सकता है कि सच में ऐसा बात है कि नहीं। और पाया गया कि ये चाइनीज जो भी ऐप है उनका सर्वर चाइना में, और चाइना ऐसे जो डेटा होते हैं उनको यूज करता है अपने पर्पस के लिए है ना। हमारे पास अल्टरनेटिव भी तो नहीं होती ज्यादा बेहतर चाइनीज के अलावा, पुअर पीपल। ओए बेटा, समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना यस तो सर। बोलो। हाँ जी, ठीक है। फिर अवॉइडेंस ऑफ द वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन, सोशल वेलफेयर के, देखिए सोशल वेलफेयर हर एक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 1956 से लेके 2013 में ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कंपनी इसी सोसाइटी से आप एडवांटेज ले रहे हो, कमा रहे हो, तो इस सोसाइटी के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिसके लिए उनके लिए रूल होता है कि पिछले 4-5 साल के आप प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उसका 10-5% आप सोसाइटी के ऊपर खर्च करो। तो अगर कोई कंपनी इस तरह के सोशल वेलफेयर के काम नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी एक कोर्ट कंपनी के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है, देख सकती है कि ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। कोर्ट विल हेल्ड दैट पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। कोर्ट पकड़ेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। ठीक है, चलो ये सब एक एक पॉइंट अपने शब्दों में लिखते जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको अपने नोट्स लिखने पड़ते हैं। टॉपिक बताए जाते हैं, आप अपने नोट्स लिखते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट है आपका बेटा, कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना। कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, कोर्ट ने कहा कि बेटा जितनी कंपनियां हैं
दिल्ली के एरिया में, वो सब अपना कार्बन एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल करवाएं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कार्बन एमिशन यानी कार्बन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाया कि नहीं करा, और उसका प्रूफ दें, है ना। अब कोर्ट ने ऐसी चीज एक ऑर्डर दे दिया सारी कंपनीज को, और कंपनीज ने इसे नहीं माना, कोई एक दो कंपनी है वो ये बात को नहीं मानी, तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। और देन ये अगर नहीं माना गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अब कोर्ट इन्वॉल्व होगी और पता लगाएगी हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, चार्ज किसके ऊपर लगाना चाहिए, या कंपनी के ऊपर ही चार्ज लगा देना चाहिए। ठीक है, कि डायरेक्टर्स के ऊपर चार्ज लगाना है हमें कि पूरी कंपनी के ऊपर हमें चार्ज लगाना है, तो ये डिसाइड होता है। हाँ बेटा, तो ये हुआ आपका ये पहला वाला पोर्शन। कोई लेट में आया है, एक बार बता दो। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी के डिसीजन ले रहा है तो कोर्ट, सर ये अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन वाले को फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, सोशल वेलफेयर, हर कंपनी को सोशल वेलफेयर सामाजिक उत्थान का काम करना रहता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कंपनी को करना रहता है। आप देखोगे सड़क के किनारे पौधों का मतलब सर कंपलसरी रहता है वो? हाँ बेटा एकदम, आप देखोगे कि टाटा स्टील सोसाइटी एथलेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेडिसिन के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, देखो टाटा काफी काम करती है ना। आप किसी पर्टिकुलर बैंक को देखोगे, उसने चौराहे पे फव्वारा लगवा दिया, है ना। आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर एक होर्डिंग, कुछ अवेयरनेस का कैंपेन कंपनी करवा रही है, तो वो सब क्या होता है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो पैसे खर्च करने उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ठीक है ना बेटा? ओके सर। हाँ जी बेटा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट। अच्छा, इसे जूम करें, आप भी अपनी स्क्रीन पे, जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जूम कर लीजिएगा। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट आता है केसेस फॉलिंग अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी कि कानून ने क्या लिखा है। कानून ने पहले कुछ चीजों को क्लियर करके रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कोर्ट कंपनी के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है एंड इज कैन हेल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी व्यक्तियों को पकड़ सकती है। अब इसमें सबसे पहला मैटर आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका मैटर आता है बेटा रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। फजील साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? चलिए ठीक। अब सबसे पहला रिडक्शन ऑफ द मिनिमम ऑफ द मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। देखो, जब आप बात करते हो बेटा पब्लिक कंपनी की, आप जब पब्लिक कंपनी की बात करते हो, आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हो, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? पब्लिक में शायद 3 और प्राइवेट पे शायद 2। प्राइवेट का तो नहीं, सही नहीं, बताया, नहीं, मिनिमम 2 और 7 7। और हाँ 7 जी पब्लिक। बेटा, सही बताया, एकदम सही। मुझे लग रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब बता दिए। ठीक ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता दिया तुमने, सही बताया। तो बेटा अगर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मोहित, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर हम बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, आई बेग पार्डन बेटा, कोई और बोल रहा था, उसकी आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि तुम्हारे से ना माइक हटा हुआ दिख रहा था, तो मुझे लगा तुम बोल रहे। अच्छा ठीक, किसी और जो बोलने की कोशिश कर रहा था उसकी वॉइस आई। तो अगर पब्लिक कंपनी में 7 लोग से कम हो जाए और प्राइवेट में 2 लोग से कम हो जाए, तो कंपनी क्या, कोर्ट कंपनी के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है, देखेगी भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अगर पाया जाता है कि आपने प्रोस्पेक्टस में गलत बयानी की है, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो देखे कि, अब देखो डायरेक्टर्स तो कई होते हैं, ठीक है,
तो अब उस डायरेक्टर्स में से किसी एक को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि पूरे डायरेक्टर्स के ऊपर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत बयानी किए हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है प्रविवरण। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई बताएगा क्या? मे भी शायद किसी को ना पता हो, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर नहीं पता है। सर शायद ऑफर करने के लिए होता है कि शेयर मतलब सब्सक्राइब करें, प्राइवेट कंपनी करती है। ऐसा कोई प्राइवेट सर के लिए उसमें नहीं टर्म्स है। एंड कंडीशन, एग्रीमेंट, कंडीशन हाँ, और ऐसा कोई प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं होता है। प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सही बात बेटा। आप किसी भी स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो लोग आपको एक पूरा फाइल देते हैं, वो प्रोस्पेक्टस होता है। उसी तरह कंपनी अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल करवाती है, एक कंपनी जो अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाती है और जो डॉक्यूमेंट देती है, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा है कि हम आपको आलू का सोना बना के देंगे, तो भाई ऐसा गलत बयानी किए तो आपको क्या, और सबके खाते में इतने लाख रुपए डाल देंगे, तो ऐसी सिचुएशन अगर कोई कह रहा है तो भाई कोर्ट, प्रोस्पेक्टस में ऐसा गलत बयानी अगर किया गया है तो भाई दैट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कोई पॉलिटिकल नहीं लेगा, ठीक है, मजाक कर रहा था। फिर क्या आ गया हमारा, ये रहा। चलो अब नेक्स्ट आपका क्या है? फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। देखो बेटा 12th से आप लोग पढ़ के आए हुए हो, ऑब्वियस बात है, सब पढ़ के ही आए। तो आपको जो सबसे पहले पैसा यानी जो सबसे पहले आपको पैसा रिसीव होता है वो किस पे मिलता है बेटा? आपको एप्लीकेशन पे पैसा मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन में पैसा मिलता है तो बेटा इसका एक रूल है। रूल क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल होता है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, किसी को पता है क्या बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी को पता है तो बता दो, नहीं तो फिर हम बता दें। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी के 90% शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, उसी हाँ को जी कहते हैं। बेटा, एकदम हाँ एकदम सही बता रही है कि अगर समझ उतना लो। नहीं हुआ वापस करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, एकदम सही बता रही है कि अगर एक कंपनी समझ लो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है और उसने 100 शेयर्स मार्केट में दिए, कंपनी ने क्या किया, मार्केट में 100 शेयर्स इशू कर दिए, और केवल अगर 90% से कम लोगों ने इसे खरीदा, 90 से कम अगर लोगों ने इसे खरीदा, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को जितने भी पैसे आए हैं वो पूरा रिटर्न करना पड़ता है। इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल कहते हैं। लिख लीजिएगा बेटा, इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल कहते हैं कि एक कंपनी को यानी जो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए वो कम से कम 90% शेयर्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो अगर इससे कम पैसा लोग लेते हैं और जितना भी पैसा आता है, तो अगर कंपनी वो रिटर्न नहीं करती है तो फिर कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। यही काम आपकी जो बिजनेस हिस्ट्री में हुआ था, ये हुआ था आपके सुब्रतो राव के साथ। सुब्रतो राव कोई बताएगा कि कौन है? कोई बताएगा सुब्रतो रॉय कौन है? बहुत नामचीन हस्ती है, अभी भी है। सर कंपनी का ओनर। कंपनी के तो ओनर है ही सुब्रतो रॉय, मगर कौन सी कंपनी के ओनर है? ओह, हाँ यार आ गया, सहारा। हाँ, अरे हाँ देखो देखो, पैसा गूगल मारा है, क्या गूगल था सर मारा है। वो? बहुत पिटाएगा ये, बहुत पिटाएगा। ठीक, सहारा कंपनी के ओनर हैं ये। ठीक है, सहारा सबसे, यानी जब आप देखोगे बैक ऑफ द हिस्ट्री 2011 तक सहारा जितनी बड़ी कंपनी कोई थी नहीं। इंडिया के जो जर्सी होती थी उसपे भी सहारा का लोगो लगता था। मगर हुआ क्या, जो सुब्रतो रॉय थे, डायरेक्टर थे, क्योंकि इन्होंने दो अपने प्रोजेक्ट के लिए कंपनी से एप्लीकेशन यानी पैसा मांगा। ठीक है, लोगों ने पैसा दिया और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला केस फंस गया वहां पे, और सुब्रतो रॉय ने यानी सहारा इंडस्ट्रीज ने उस समय वो पैसे लौटा नहीं पाए, या कोई मैटर हुआ उसमें
जिसकी वजह से पूरा उनका नाम खराब हो गया, वो जेल चले गए, उनकी वो प्रॉपर्टी खराब हो गई, सारी चीजें अर्श से फर्श पे आ गई। तो ये सब केस स्टडीज हैं बेटा, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको केस जरूर मिल जाएगा। तो ये रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी सुब्रतो राय सहारा कंपनी का केस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, फेलियर टू डिलीवर शेयर और डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब ये बताओ, तुमने कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे और जिस बंदे ने शेयर खरीदा है उसको उसका सर्टिफिकेट ही नहीं दिया कंपनी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कंपनी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, तब इन्वॉल्व हो सकती है और देखेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि प्रमोटर्स रिस्पॉन्सिबल है, या कंपनी के ऊपर ये केस पूरा जो पेनल्टी है उसे देना है, ठीक है। और फिर आपका सबसे लास्ट में आता है बेटा, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के मामलों की जांच, अगर कोर्ट को खुद लगता है कि किसी कंपनी के मैटर्स की जांच करनी चाहिए, ठीक है, तो एक कोर्ट अपनी तरफ से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है कि वो किसी कंपनी के मैटर्स को चेक कर सकता है कि वो सही तरीके से प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अब बेटा जो कुछ भी नहीं समझ में आया, आपको लिखने में दिक्कत हो रही, वो मुझसे पूछ लो हिंदी इंग्लिश में, मैं आपको बता देता हूँ। सर थर्ड वाला एक बार बता दीजिए। थर्ड वाला पॉइंट, ये सेशन खत्म कर दें क्योंकि ये सेशन तो बस अब कभी भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस सेशन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, और फिर से ज्वाइन कर लीजिए।